Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, और इसे कंडीशनल्स भी कहते हैं या फिर इसे इफ क्लॉज वाले सेंटेंस भी कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता। यदि तुम पढ़ते तो पास कर जाते, यदि पानी को उबालोगे तो वह भाप बच जाएगा, यदि तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो तुम भी क्वालिफाई कर गए होते। इस तरह के वाक्य कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के दो भाग होते हैं। टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इफ क्लॉज, और दूसरा होता है मेन क्लॉज। तो इफ क्लॉज का एक स्ट्रक्चर होता है, मेन क्लॉज का दूसरा स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूं, इफ you watch my videos regularly, you will learn English। तो इसमें ये पोर्शन जो है, इफ वाला भाग जो है, ये इफ क्लॉज है, और दूसरा वाला भाग जो है वो मेन क्लॉज है। तो इफ क्लॉज वाले भाग में एक शर्त रहती है, एक कंडीशन रहता है, और मेन क्लॉज में उसका परिणाम होता है या रिजल्ट होता है। तो इफ क्लॉज में शर्त और मेन क्लॉज में उसका परिणाम या रिजल्ट, शर्त या कंडीशन। तो एक शर्त है कि यदि तुम मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखोगे, इस शर्त को अगर तुम फुलफिल करोगे तो परिणाम क्या निकलेगा कि तुम इंग्लिश अच्छी तरह से सीख जाओगे। अब एक चीज ये ध्यान रखना है कि इफ क्लॉज को आप चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं और चाहें तो पीछे भी लिख सकते हैं। सेंस में कोई अंतर नहीं होगा। अंतर क्या होगा कि जब इफ क्लॉज को आप पहले लिखते हैं तो इफ क्लॉज के बाद एक कॉमा लगता है, लेकिन अगर इफ क्लॉज को आप मेन क्लॉज के बाद में लिखेंगे तो कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। आप इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू विल लर्न इंग्लिश। अब हमने इफ लिखा, यहां पे कॉमा नहीं लगाया, यहां पे एक कॉमा लगा था। इफ यू वॉच माई वीडियोज रेगुलरली। तो इफ वाले भाग को आप बाद में भी रख सकते हैं, इफ वाले भाग को पहले भी रख सकते हैं। जब आप पहले रखेंगे तो इफ क्लॉज के बाद एक कॉमा लगेगा, और जब बाद में रखेंगे तो इफ क्लॉज के बाद कॉमा नहीं लगेगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब हम लोग देखें कि इफ क्लॉज कितने तरह के होते हैं। तो इफ क्लॉज या कंडीशनल सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं। फर्स्ट इज जीरो कंडीशनल, सेकेंड इज टाइप 1 कंडीशनल, थर्ड इज टाइप 2 कंडीशनल, एंड थर्ड इज टाइप 3 कंडीशनल। तो 0, 1, 2, 3 तीनों ही कंडीशनल्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उनके टेंस फॉर्म
डिफरेंट होते हैं। आइए अब हम लोग अलग से चारों कंडीशनल सेंटेंसेस को विथ एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल्स इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल डिस्क्राइब्स जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट। ये कोई साइंटिफिक फैक्ट हो तो उसे जीरो कंडीशनल कहेंगे, कोई जनरल ट्रूथ हो, जो बात हमेशा होती हो, तो उसे जीरो कंडीशनल कहेंगे। और जीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होगा कि इफ क्लॉज प्लस प्रेजेंट सिंपल, फिर प्लस मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट सिंपल। तो दोनों ही भाग में, इफ क्लॉज में और मेन क्लॉज में, आपको प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, कि यदि आप बर्फ को गर्म करेंगे तो वह पिघल जाएगा। यह क्या है? एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो हमको दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल चाहिए था, तो हमने क्या लिखा? इफ यू हीट, तो यू प्लूरल है इसलिए हमने हीट लिखा, तो प्रेजेंट सिंपल है ये। और इट सिंगुलर है इसलिए हमने लिखा मेल्ट्स, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तो दोनों ही तरफ हमने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि इफ इट रेन्स, यदि पानी पड़ेगा, द ग्राउंड गेट्स वेट, जमीन भीग जाएगा। तो इट सिंगुलर था तो रेन्स हमने लिया, प्रेजेंट सिंपल। ग्राउंड सिंगुलर था तो गेट्स हमने लिया, प्रेजेंट सिंपल। ये क्या है? एक जनरल ट्रूथ है। हवा बहेगी तो पेड़ पौधे मूव करेंगे। इफ विंड ब्लोज ट्रीज मूव और द लीव्स ऑफ द ट्रीज मूव। बिजली आप जलाई, स्विच ऑन कीजिएगा, बिजली जल जाएगी, ऑटोमेटिक होने वाली घटना है। इफ यू पुश द स्विच लाइट कम्स। तो ये जनरल ट्रूथ है। तो दोनों ही तरफ हम लोग प्रेजेंट सिंपल लेंगे। एक और उदाहरण देखिए आप कि इफ यू फ्रीज वाटर, ये पानी को अगर आप फ्रीज कीजिएगा, तो यू के साथ फ्रीज, यू प्लूरल है तो फ्रीज लिया आपने, जो प्रेजेंट सिंपल है। और इट टर्न्स इनटू आइस, इट के साथ आपने टर्न्स लिया, ये फिर प्रेजेंट सिंपल है। एक और उदाहरण देखिए, एक साइंटिफिक फैक्ट है ये कि किसी चीज़ को जब आप ऊपर फेंकिएगा तो वह नीचे की ओर आएगी। गेंद को अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वह नीचे की ओर आएगी। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए यहां पर जीरो कंडीशनल का प्रयोग होगा। तो इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, तो यू थ्रो प्रेजेंट सिंपल, इट कम्स प्रेजेंट सिंपल। तो जीरो कंडीशनल की स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई जनरल ट्रूथ हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो हम लोग एक डेफिनेट स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। अब हम लोग एक दूसरा कंडीशनल देखते हैं, टाइप 1 कंडीशनल। इसे प्रोबेबल या लाइकली कंडीशनल भी कहते हैं। लाइकली या प्रोबेबल कंडीशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके होने की संभावना सबसे अधिक होती है। यहां पे संभावना अधिक का अर्थ होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, कि इफ क्लॉज में आपको प्रेजेंट सिंपल रखना है और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट विल शैल प्लस V1। तो आप कुछ एग्जांपल्स देखिए कि इफ वी लीव एट 8 o'clock, यदि हम 8 o'clock में घर छोड़ दें तो हम लोग सही समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो इफ क्लॉज में हमने क्या लिया? प्रेजेंट सिंपल चाहिए था हमें, तो हमने लिया कि इफ वी लीव एट 8 o'clock वी विल रीच, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। तो ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा?
ठीक हो जाएगा। यहीं पर अगर हमने लिख दिया होता इफ वी विल लीव एट 8 o'clock, तो हम लोग दोनों तरफ फ्यूचर टेंस ले लेते, तो हमारा वाक्य गलत हो जाता। इसलिए ये विल हम नहीं लिख सकते हैं यहां पे। एक दूसरा वाक्य देखिए, आई शैल डिसमिस हिम, मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा इफ ही विल मिसबिहेव विथ कस्टमर्स, यदि वह ग्राहकों के साथ बुरा व्यवहार करेगा। तो हम लोगों ने देखा था कि इफ क्लॉज को हम पहले भी ले सकते हैं, इफ क्लॉज को बाद में भी ले सकते हैं। इफ क्लॉज अगर पहले लेंगे तो एक कॉमा आएगा, इफ क्लॉज अगर बाद में लेंगे तो कॉमा नहीं आएगा। लेकिन स्ट्रक्चर हम लोगों को यही रखना पड़ेगा कि इफ क्लॉज अगर बाद में भी है तो इफ क्लॉज में हमें प्रेजेंट सिंपल लेना है, और मेन क्लॉज अगर पहले भी है या बाद में भी है तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है हमें। तो हमने लिखा आई शैल डिसमिस हिम, ये हमारा मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज है तो हमने सब्जेक्ट शैल प्लस V1 लिया, जो कि ठीक है। हिम, इफ क्लॉज में हमें प्रेजेंट सिंपल चाहिए था, तो इफ ही विल मिसबिहेव लिखेंगे हम, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या, हमें ये विल नहीं लिखना चाहिए था, हमें ही, और ही है तो फिर मिसबिहेव नहीं होगा, यहां पर एक एस लग जाएगा, ही मिसबिहेव्स विथ कस्टमर्स। एक एग्जांपल आप और देखिए, आई हैव टाइम। तो ये वाक्य तो आप कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, लेकिन अपने टेंस के वीडियो में हमने बताया था आपको कि हैव के बाद अगर V3 होगा तब वो पास्ट परफेक्ट होगा। यहां पर तो हम देख रहे हैं कि हैव के बाद कोई V3 नहीं है, बल्कि एक नाउन है। तो ये हैव क्या है, यहां पर ये हैव जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इसलिए आई हैव टाइम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। तो इफ आई हैव टाइम, यदि मेरे पास समय होगा, तो मैं क्या करूंगा, आई शैल विजिट द म्यूजियम, तब मैं म्यूजियम जाऊंगा। तो आई शैल विजिट लिखना ठीक होगा हमारा। तो ये ध्यान रखना है कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और सब्जेक्ट विल शैल प्लस V1 लगता है मेन क्लॉज में। लेकिन क्या हमेशा विल शैल ही लगता है या कोई दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी भी लग सकता है? ये अलग बात है कि 99% केसेस में हम लोग विल शैल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में हम लोग दूसरे मॉडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं। तो किन स्थितियों में विल शैल के जगह पर कोई दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल होगा? तो जैसे एक सेंटेंस देखिए, इफ वी रीच द सिनेमा हॉल वेल बिफोर टाइम, कि अगर हम लोग सिनेमा हॉल समय से पहले पहुंच जाएं तो टिकट मिल जाने की संभावना बहुत अधिक है। अब ये हम लोग जानते हैं कि संभावना बतलाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी मे का प्रयोग हम करते हैं। तो यहां पे अर्थ क्या है? यहां पे अर्थ है पॉसिबिलिटी का, यहां पे अर्थ है हमारा पॉसिबिलिटी का, कि यदि हम सिनेमा ठीक समय पर पहुंच जाएं तो टिकट मिल जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो मे से पॉसिबिलिटी का बोध होता है, इसलिए हम लोग यहां पर विल शैल का प्रयोग नहीं कर मे का प्रयोग करेंगे। और स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि वी रीच लिख रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल है, और वी मे गेट लिख सकते हैं हम, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद V1 का प्रयोग होता है, तो इसलिए मे के बाद गेट लिखना ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, इफ यू हैव योर आई कार्ड, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि ये योर आई कार्ड तो नाउन है, तो ये जो है क्या है, मेन वर्ब है आपका, तो ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होगा। इफ यू हैव योर आई कार्ड, यू मे कम इन, कि यदि आपके पास आई कार्ड है तो आप अंदर आ सकते हैं। बचपन से ही आप लोग
नर्सरी क्लास से ही मतलब ये पूछते रहे हैं ये चीज़ कि मे आई कम इन मिस, मे आई कम इन सर, यस यू मे कम इन, टीचर कहते हैं। तो मे से परमिशन सीख करते हैं या परमिशन देते हैं। तो परमिशन देने या लेने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। ये तो नर्सरी के बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि मे आई कम इन मिस, मे आई गो टू टॉयलेट। तो यदि तुम्हारे पास आई कार्ड है तो तुम क्लास के अंदर आ सकते हो। तो यहां पर क्या है, परमिशन देने का बोध हो रहा है, यहां पे परमिशन का बोध हो रहा है। तो परमिशन के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए आप कि इफ देयर इज सम मिल्क वी कैन हैव टी, कि यदि हमारे पास थोड़ा दूध हो तो हम लोग चाय पी सकते हैं, हम लोग चाय बना सकते हैं। तो यहां पर हमने कैन का इस्तेमाल किया। तो कैन से आप जानते हैं कि एबिलिटी या क्षमता का बोध होता है कि मैं यह काम कर सकता हूं। तो एबिलिटी, सामर्थ्य, क्षमता का बोध होता है कि अगर दूध हो तो मैं चाय बना सकता हूं। तो यहां पर एबिलिटी का बोध है, इसलिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण देखिए, इफ यू वांट टू कीप फिट, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो यू वांट प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है। यू शुड और मस्ट टेक सम एक्सरसाइजेज डेली, कि यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको डेली कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो चाहिए के लिए हम लोग शुड लिखते हैं, क्योंकि शुड से सजेशन का बोध होता है कि आप कोई सजेशन देते हैं। यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कि आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो शुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि एक सजेशन है कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। या मस्ट से आप जानते हैं कि कंपल्सन का बोध होता है, बाध्यता का कंपल्शन का बोध होता है, बाध्यता का बोध होता है कि आपको कोई काम करना ही चाहिए। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कि आपको अपने माता पिता का आदर करना ही चाहिए। तो अगर हम शुड लिखते हैं तो इससे सजेशन का बोध होगा, और अगर हम मस्ट लिखते हैं तो इससे कंपल्शन का बोध होगा। यदि स्वस्थ रहना है तो आपको निश्चित रूप से कुछ एक्सरसाइज नियमित रूप से प्रतिदिन करना ही चाहिए। तो मॉडल ऑक्सिलरी का विशेष अर्थ होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। वैसे मैं मॉडल ऑक्सिलरी जब डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तो ये सब बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। फिर भी ये बहुत ही बेसिक बात है कि में से परमिशन लेने देने का बोध होता है, में से पॉसिबिलिटी का बोध होता है, कैन से एबिलिटी या क्षमता का बोध होता है, शुड से सजेशन का बोध होता है, मस्ट से कंपल्शन का बोध होता है। तो अगर मेन क्लॉज में इस तरह की स्थितियां होंगी तो हम लोग विल शैल के बदले कैन, मे, शुड या मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आप एक नई बात ये भी जानिए कि इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने इसलिए लिखा है कि 99% केसेस में यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के यूज के अनुसार ये बदल भी सकता है। और यहां पर प्रेजेंट सिंपल के बदले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप एक उदाहरण देखिए कि इफ यू आर नॉट रीडिंग द बुक, कि यदि आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो यू आर नॉट रीडिंग द बुक, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यू कैन लेंड इट टू अदर्स, तो आप ये किताब दूसरे को दे सकते हैं। अगर खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो ये किताब आप किसी दूसरे को भी पढ़ने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इफ क्लॉज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिया, तो इफ क्लॉज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना ठीक है, और मेन क्लॉज में हम विल, शैल, कैन, मे इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो इसलिए हमारा इस तरह से लिखना ठीक है। अब एक दूसरा वाक्य देखिए कि इफ़ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, कि यदि आपने अपना काम पूरा कर लिया है। तो ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो इफ क्लॉज में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, इफ क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में है। यू मे लीव द क्लास, तुम क्लास के बाहर जा सकते हो। तो यहाँ परमिशन का बोध हो रहा है, इसलिए हमने मे लिया। यहाँ सकने का बोध हो रहा है, इसलिए हमने कैन लिया। एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इफ यू हैव ब्रॉट द टिकट्स, यदि तुमने टिकट खरीद लिया है। तो इफ यू हैव ब्रॉट द टिकट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यू विल श्योरली गो टू वॉच द मूवी, तुम मूवी देखने के लिए जरूर जाओगे। तो लेट अस हैव अ क्विक लुक एट व्हाट वी हैव रेड टुडे। आज हमने क्या पढ़ा कि एक तो जीरो कंडीशनल की स्थिति है, जहां पर कोई जनरल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, तो एक डिफिनिट स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। एक दूसरा कंडीशनल है जो प्रोबेबल कंडीशनल या लाइकली कंडीशनल है, जिसमें काम के होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस या परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और मेन क्लॉज में विल, शैल या ज़रूरत के अनुसार कैन, मे, शुड, मस्ट इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। तो जनरली मॉडल ऑक्सिलरी से हमें एरर नहीं आता है, हमें स्ट्रक्चर से एरर आता है। इसलिए स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रहेगा तो आप बहुत इजीली उसके एरर बना ले सकते हैं। होप आप लोगों को बात ठीक से समझ में आई होगी। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप प्रैक्टिसिंग, and thank you very much, and don't forget to like, share and subscribe my channel.